ओके, सो लेट्स डिस्कस द फिक्स पार्शियल लेंचर। तो फिक्स पार्शियल लेंचर क्या होता है, उसके अंदर पहले टाइप्स होती है। तो उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ये होता है हमारे पास अबटमेंट। अबटमेंट वो होता है जो कि नेचुरल टूथ हो सकता है कोई भी, या फिर कोई भी रूट हो सकती है, या फिर कोई इम्प्लांट होगा। तो उसके ऊपर आके जो क्राउन आके बैठता है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेनर। ठीक है, और जो मिसिंग रूट को रिप्लेस कर रहा होता है दैट इज पॉन्टिक। ठीक है, और जो पॉन्टिक और रिटेनर को कनेक्ट कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड कनेक्टर। ठीक है, तो फिक्स पार्शियल लेंचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। अ पार्शियल लेंचर दैट इज सिमेंटेड टू अ नेचुरल टीथ और रूट विच फर्निश्ड ए प्राइमरी सपोर्ट टू दी प्रोसेसेस। ऐसा पार्शियल लेंचर जो कि नेचुरल रूट के ऊपर सीमेंट किया हुआ होता है हमने, या फिर रूट के ऊपर हो सकता है, या फिर कोई इम्प्लांट के ऊपर हो सकता है, तो जो प्राइमरी सपोर्ट टू द प्रोसेसेस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब सबसे पहले आता है क्राउन। क्राउन क्या होता है? इट इज़ अ सीमेंटेड एक्स्ट्रा क्रोनल रिस्टोरेशन। तो ये जो अब हम लोग अबटमेंट के ऊपर एक क्राउन जो आ रहा होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोनल रिस्टोरेशन, जो कि आउटर सरफेस पे होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? जो अंडरलाइन टूथ स्ट्रक्चर है जो कि अबटमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना और रिस्टोर करना फंक्शन को। ठीक है, अब हमारे पास 3 टाइप ऑफ क्राउन होते हैं। एक होता है क्लिनिकल क्राउन, एनाटॉमिक क्राउन और आर्टिफिशियल क्राउन। क्लिनिकल क्राउन वो होता है जब हम लोग ओरल कैविटी देखें तो हमें वो नज़र आता है। ठीक है, एनाटॉमिकल क्राउन क्या होता है? जो कि इनेमल से कवर्ड हुआ हुआ होता है। ठीक है, अब और 2 टाइप के होते हैं, होता है फुल वीनियर क्राउन और पार्शियल वीनियर क्राउन। फुल वीनियर क्राउन क्या होता है? जो कि 5 सारे सरफेस को इन्वॉल्व कर रहा हो। ऐसा क्राउन जो कि सारे सरफेस को इन्वॉल्व कर रहा है उसको बोलते हैं फुल वीनियर क्राउन। और ऐसा क्राउन जो कि सारे सरफेस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हो, या फिर हाफ हो या फिर क्वार्टर हो, तो उसको बोलते हैं पार्शियल वीनियर क्राउन। ठीक है, अब आता है हमारे पास लैमिनेट वीनियर। वीनियर जो होता है, या फिर वो लैमिनेट वीनियर, उसको हम लोग फेशियल वीनियर भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? थिन कस्टम मेड रिस्टोरेशन होती है जो कि हम लोग फेशियल सरफेस ऑफ द दांत को रिस्टोर करते हैं। सो दैट इट इज़ अ लेबियल विनर, लेबियल वीनियर। हम लोग ये बना सकते हैं या फिर पोर्सलिन से बना सकते हैं या फिर कॉम्पोजिट से बना होता है। और इसकी इंडिकेशन क्या होती है? अगर कोई भी इंट्रिंसिक स्टेन्स हो दांत में तो उसको उसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं, या फिर अगर कोई माइनर अलाइनमेंट हो, या फिर शेप की करेक्शन करनी हो, या फिर डायस्टीमा को क्लोज करना हो, तो उसके लिए हम लोग वीनियर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, देन वी हैव इनले। इनले क्या होता है? इंट्राक्रोनल रिस्टोरेशन। तो इनले एक इनडायरेक्ट डेंटल रिस्टोरेशन होती है, मतलब वो लैब से बन के आती है। तो ये इनले है, हमने कैविटी प्रेप की, हमने इसका इंप्रेशन लिया, डिज़ाइन लिया, फिर लैब को भेज दिया। फिर लैब जो होता है वो बना के भेजता है। अब ये किससे बनी होती है? या फिर ये गोल्ड से बनी होती है, या फिर सिरेमिक से होती है, या फिर कॉम्पोजिट से होती है। और फिर ये हम लोग प्रिपेयर कर देते हैं, इसको फिट कर देते हैं इन द प्रिपेयर्ड कैविटी। सही है। ओके, सो ऑनले भी एक इंट्राकोनल रिस्टोरेशन होती है, और ये भी इनडायरेक्ट मेथड होता है, मतलब लैब से बन के आता है और अब इसको हम लोग सीड कर देते हैं। ये जो होता है ये इन्वॉल्व करता है कस्प को। तो जो टूथ जो कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली डैमेज हुआ हुआ होता है या फिर बहुत ज़्यादा केरियस लगा होता है, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इट रिस्टोर 1 और मोर कस्प और अक्लूजल सरफेस। ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके। इसकी जो हम किससे बना सकते हैं? या फिर गोल्ड अलॉय से, या फिर पोर्सलिन से, या फिर कॉम्पोजिट से। फिर आता है अबटमेंट। अबटमेंट क्या होता है? एक ऐसा टूथ या फिर इम्प्लांट जो कि अटैच, मतलब जहाँ पे रिटेनर आके अटैच होता है और वो सपोर्ट दे रहा होता है। तो ये है हमारे पास अबटमेंट। अबटमेंट के ऊपर आके आता है रिटेनर। तो अबटमेंट इट इज़ अ सपोर्टिंग टीथ। फिर आता है पॉन्टिक। पॉन्टिक एक ऐसा आर्टिफिशियल टूथ होता है जो कि मिसिंग टूथ को रिप्लेस कर रहा होता है। तो ये हमारे पास है पॉन्टिक, और ये मिसिंग टीथ, मिसिंग एरिया उसको रिप्लेस कर रहा होता है, तो दैट इज़ पॉन्टिक। ठीक है, अब जो पॉन्टिक होता है वो अटैच हुआ हुआ होता है रिटेनर से। तो पॉन्टिक और रिटेनर के बीच में एक होता है कनेक्टर। ठीक है, जो फोर्सेस पॉन्टिक में आ रही होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं टू दी अबटमेंट। अबटमेंट टूथ के ऊपर ट्रांसफ़र होती है थ्रू द रिटेनर। ठीक है, कनेक्टर जो होता है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है पॉन्टिक को विथ रिटेनर से। ठीक है, अब कनेक्टर 2 टाइप का होता है, या फिर ये रिजिड कनेक्टर हो सकता है या फिर ये नॉन रिजिड कनेक्टर हो सकता है। रिजिड कनेक्टर क्या होता है? ये एक इमूवेबल अटैचमेंट होती है बिटवीन द पॉन्टिक एंड रिटेनर। मतलब जो पॉन्टिक होती है और रिटेनर की अटैचमेंट जो होगी वो इमूवेबल होगी, मतलब हिलेगा नहीं। ठीक है, अब ये हम लोग इंडिकेशन क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं? ये हम लोग यूज़ करते हैं जब अबटमेंट और पॉन्टिक जो होगा, वो अबटमेंट टीथ जो होंगी वो पैरेलल होगी और इक्वल, दोनों अबटमेंट टीथ की सपोर्ट जो होगी वो इक्वल होगी, और शॉर्ट स्पैन ब्रिज जिसमें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल होती है जो कि शोल्डर जॉइंट, ये दोनों आपस में शोल्डर हो जाते हैं, इसलिए ये इमूवेबल होता है। फिर आता है नॉन रिजिड कनेक्टर। नॉन रिजिड कनेक्टर जो होता है वो होता है मूवेबल अटैचमेंट होती है। ठीक है, ये होती है स्ट्रेस ब्रेकिंग जॉइंट, और इसमें की और कीवे सिस्टम होता है। ठीक है,
जैसे ये नॉन रिजिड कनेक्टर है, ये की होता है और की वे सिस्टम होता है। की जो होती है वो कॉन्टेक्ट में लगी हुई होती है और जो की वे होता है वो रिटेनर में अटैच हुआ होता है। ठीक है, इसकी इंडिकेशन क्या होती है? जब अबटमेंट टीथ पैरेलल ना हो तो उसमें यूज़ करते हैं, मतलब अबटमेंट टीथ टिल्टेड हो तो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग FPD यूज़ क्यों करते हैं, इसकी इंडिकेशन क्या होती है? सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होती है वो होती है शॉर्ट स्पैम ईडेंचुलस आर्चेस में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्पैन हो तो उसमें यूज़ नहीं करना। ठीक है, फिर अगर अबटमेंट टीथ ऑब्वियसली जो रिप्लेस कर रहे होंगे उसको देखना उसकी हेल्थ कैसी है, वो पेरिडोंटली एक्टिव अच्छा है, अगर पेरिडोंटली हेल्दी है तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं हाँ, और मस्ट हैव एजुकेट क्राउन हाइट, जो अबटमेंट टूट है उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, रूट लेंथ अच्छी होनी चाहिए, जिंजाइवा और एल्वुलर बोन हेल्दी होना चाहिए। दूसरा पेशेंट प्रेफरेंस, पेशेंट बोलेगा मुझे ब्रिज लगवाना है तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और इन द केसेस विद रिच रिजॉर्प्शन वेयर रिमूवल पार्शियल डेंचर कैन नॉट बी स्टेबल और रिटेंटिव, ऐसी जगह जहाँ पे RPD रिमूवल पार्शियल डेंचर रिटेंटिव नहीं होगा तो उसमें भी FPD देते हैं। और वो पेशेंट जो कि मेंटली कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, वो अपना डेंचर वापस उतार नहीं सकते, वापस लगा नहीं सकते, तो उसमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, नॉन रिजिड कनेक्टर की एग्जांपल है वो होती है पायर अबटमेंट। तो नॉन रिजिड कनेक्टर हम लोग पायर अबटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। पायर अबटमेंट क्या होता है? एक ऐसा टूथ जिसके बीच में 2 ईडेंचुलस स्पेसेस हो, मतलब अगर यहाँ पे दांत है तो ये भी ईडेंचुलस स्पेस होगी, ये भी ईडेंचुलस स्पेस होगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं पायर अबटमेंट। अच्छा, सो व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, हमें कहाँ यूज़ नहीं करना? वहाँ पे अगर बोन लॉस बहुत ज़्यादा हुई हुई है तो उधर नहीं कर सकते, या फिर अगर कोई यंग पेशेंट है जिसका पल्स चैम्बर बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब करीब है, तो उसमें भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर अबटमेंट टीथ जो हम लोग अबटमेंट एज अबटमेंट टूथ है, अगर वो हेल्दी नहीं हो, वो पीरियडली कॉम्प्रोमाइज़ हो, या फिर बहुत ज़्यादा वीक हो, या फिर मोबाइल हो, या फिर RCT ट्रीटेड हो, या फिर वहाँ पर बोन लॉस हुई हुई है, तो फिर हमें नहीं यूज़ करना। ठीक है, लॉन्ग स्पैम ईडेंचुलस स्पेसेस में यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर कोई कंजेनाइटली मेलफॉर्म टीथ है, ठीक है, उसका शेप सही नहीं है, बहुत ज़्यादा कम इनेमल रहता है, ठीक है, एजुकेटिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो उस सपोर्ट के लिए तो फिर जब भी यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर कोई ऐसा मेंटली सेंसिटिव पेशेंट है जो कि कोऑपरेट नहीं करवा रहा, क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं करवा रहा होता, तो फिर उसमें यूज़ नहीं कर सकते। या फिर कोई भी एक ऐसा मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिसको ल्यूकीमिया, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड पेशेंट हो, तो उसमें भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की अनफेवरेबल ऑक्लूजन हो, जैसे कि डीप बाइट बहुत ज़्यादा, क्रॉस बाइट बहुत ज़्यादा, या फिर पैरा फंक्शनल हैबिट्स हो जैसे ब्रक्सिज्म वगैरह, तो उसमें भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, या फिर अगर डिस्टल एक्सटेंशन डेंचर भी है जैसे क्लास 1 और क्लास 2 में, तो उसके अंदर भी ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। अच्छा, लेना डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, हमने पढ़ा था। तो जो सक्सेस जो होती है फिक्स पार्शियल डेंचर की, वो किस पर डिपेंड कर रही होती है? अबटमेंट टूथ कितना हेल्दी है, जैसे अगर कोई केरीज लगा हो या कोई पेरिडोनल डिजीज़ हो, तो फिर अबटमेंट टूथ की फेलियर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर डायग्नोसिस करें, हिस्ट्री लें, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें, ताकि जो हमारा जो कास्ट बने वो बहुत अच्छा, प्रिपरेशन जो होगी वो बहुत अच्छी बने। ठीक है, सबसे पहले हमने लेनी है हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो होती है वो देखना है कि कोई मेडिकल इलनेस तो नहीं, जैसे कि डायबिटीज़, जीरोस्टोमिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जैसे अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको पेरिडोनल लीजन की अकरेंस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर अकरेंस ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली अबटमेंट टीथ का फेलियर हो जाता है। ठीक है, फिर जीरोस्टोमिया हम देखते हैं, अगर स्लाइवरी फ्लो कम है, अगर स्लाइवरी फ्लो कम है तो वहाँ पे क्या होगा? डेब्रिस की एक्टिमुलेशन होगी और केरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी अबटमेंट टूथ की फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, देन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में हम देखते हैं कोई पेशेंट को पेस मेकर वगैरह तो नहीं लगा हुआ। अगर पेस मेकर लगा हुआ है तो जो इलेक्ट्रोसर्जिकल प्रोसीजर होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, जैसे कि अगर जिंजिवेक्टोमी करनी है या फिर क्राउन लेंथनिंग करनी है या ओपर्क्यूलेक्टोमी करनी है, तो वो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। ठीक है, हमें पेशेंट को एड्रेनालिन नहीं देना, तो लोकल एनेस्थीसिया जब देंगे हम लोग कोशिश करना है कि उसमें एड्रेनालिन ना हो, या फिर अगर जिंजाइवल रिट्रैक्शन कॉर्ड यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी एड्रेनालिन नहीं होना चाहिए। अगर माइसेलिनस कंडीशन में देखेंगे कि कोई किसी की ड्रग एलर्जी तो नहीं है, या फिर निकल की सेंसिटिविटी तो नहीं है, या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं हो, ताकि क्रॉस कंटैमिनेशन से प्रिवेंट हो सके। ठीक है, दैन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास आता है सिस्टम एग्जामिनेशन और लोकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सिस्टम एग्जामिनेशन जो होती है उसमें हमने देखना होता है सिस्टम एग्जामिनेशन से पूरी हिस्ट्री देखनी है और फिर पूरा सिस्टम जो हमने देखा हिस्ट्री लेने के बाद। फिर लोकल एग्जामिनेशन में भी है एक्स्ट्राक्रोनल एंड इंट्राक्रोनल। एक्स्ट्राक्रोनल जो होता है वो
ऊपर की साइड जैसे कि TMJ की एग्जामिनेशन करते हैं और मसल ऑफ मेस्टिकेशन की एग्जामिनेशन करते हैं कि कोई पेन तो नहीं है या फिर डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, ठीक है, कोई टेंडरनेस तो नहीं है। देन द इंट्राक्रोनल एग्जामिनेशन, मतलब कि मुंह के अंदर की एग्जामिनेशन होती है, जैसे कि हार्ड टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू की एग्जामिनेशन देखते हैं, पेशेंट की ओरल हाइजीन देखते हैं, उसकी अटैच जिंजाइवा देखते हैं, ठीक है, कोई ऑक्लूजल डिसहार्मनी तो नहीं है, ठीक है, कोई केरीज तो नहीं है, पेरिडोंटाइटिस तो नहीं है, फिर रेजिडुअल डिश की देखते हैं अमाउंट कितनी है, अगर कोई वेयर फैसेट तो नहीं है, तो वेयर फैसेट जो होते हैं जैसे कि एट्रोजन्स में आ जाते हैं, या फिर हाँ ब्रैक्सिज्म जो पेशेंट कर रहा होता है तो उसके जो एनामल्स होता है बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, तो उसके अंदर वेयर फैसेट हमें देखने होते हैं। ओके, तो हमें डायग्नोस्टिक कार्ड्स बनानी होती है मैक्सिलरी और मैंडिबल आर्चेस की, दोनों की फेस को आर्टिकुलेट करना होता है, फेस वो में और फिर इंटर अक्लूजल रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं, ठीक है। फिर जो हमने डायग्नोस्टिक कार्ड्स बनाई है उसमें हमने देखना होता है ई डेंटल स्पेसिस कैसा है उसकी, फिर अबटमेंट टूथ की हाइट कैसी है, उसकी रोटेशन कैसी है, उसकी इंक्लिनेशन कैसी है, ठीक है, नंबर, साइज और पोजिशन देखनी होती है वेयर फैसेट की, ठीक है। हमें इससे ऑक्लूजन के बारे में पता चल रहा होता है, ऑक्लूजल लोड के बारे में पता चल रहा होता है, अपोजिंग टीथ के बारे में पता चल रहा होता है, ठीक है। दैन हमें रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करनी है। रेडियोग्राफिक में हमें 18 इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ करने और 18 इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ, उसमें से क्या होता है 14 पेरी अपाइकल भी होता है और 4 बाइट विंग भी होती है। सो इस पिक्चर में दिखा रहा है, इसके अंदर कितने होंगे 14 इंट्रा ओरल होंगे और हमारे पास 4 1 2 3 4 4 जो होंगे वो बाइट विंग होते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग क्यों करवा रहे होते हैं, इससे हमें पता चलता है नंबर, साइज़, कोई केरीज की लोकेशन पता चल रही होती है, ठीक है, एल्वुलर बोन की लेवल पता चल रही होती है, क्राउन रूट रेशो पता चल रहा होता है, अबटमेंट टूथ का मॉर्फोलॉजी पता चल रही होती है, ठीक है, क्वालिटी पता चल रही होती है एंडोडोंटिक रिस्टोरेशन की, ठीक है, पेरिडोंटल स्पेसेस कितने ज़्यादा वाइट हैं और सॉफ्ट टिश्यू के बारे में पता चल रहा होता है, ठीक है। दैन हमें ट्रीटमेंट प्लान करनी है, ट्रीटमेंट प्लान करना होता है, ठीक है। इट शूज बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द पार्शियल डेंचर, ठीक है। हमने ट्रीटमेंट प्लान किया, उससे पता चल रहा होता है, उसकी इंटरनल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, फिर हम पता चल रहा होता है हमें कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। इवेल्यूशन करते हैं अबटमेंट टूथ की, बायोमैकेनिक कंसिडरेशन देख रहे होते हैं, फिक्स पार्शियल डेंचर की, पेशेंट को क्या ज़रूरत है, कौन सी मटेरियल ज़रूरत है, उसकी रेजिडुअल रिच कैसी है, उसकी ऑक्लूजन कैसी है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं, हमें पता चल रहा होता है हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, कैसी चीज़ यूज़ करनी है। ओके, सो वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि कौन सा हमें पार्शियल डेंचर यूज़ करना है, वो इन्वॉल्व करते हैं एस्थेटिक, पेरिडोंटल डिजीज और बायोमैकेनिकल फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास 3 फिक्स पार्शियल डेंचर है, यहाँ पे कन्वेंशनल टूथ सपोर्टेड फिक्स पार्शियल डेंचर जो कि नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ये दांत है इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इट इज़ कन्वेंशनल टूथ सपोर्टेड। ये जब यूज़ करते हैं जो नीचे अबटमेंट टूथ हो वो हेल्दी हो, वो पेरिडोंटिकली कोई डिजीज़ ना हो, ठीक है, उसके रूट्स भी हेल्दी हो और शॉर्ट ई डेंचरस स्पैन हो, लाइक 2 यूनिट ब्रिज या 3 यूनिट ब्रिज होना चाहिए, ठीक है, कोई भी अनकरेक्टेबल सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और प्रॉपर सलाइवेशन होनी चाहिए, मतलब फ्लोराइड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा, ठीक है। अब आता है रेजिन बॉन्डेड फिक्स पार्शियल डेंचर। रेजिन बॉन्डेड फिक्स पार्शियल डेंचर जो होता है ये होता है रेजिन, ये 2 टाइप का होता है, या फिर ये रॉचीट हो सकता है या फिर मेरीलैंड हो सकता है, ठीक है। तो ये मेटल का फ्रेमवर्क होता है, ये इन लिंगुअल साइड पे आ रहा होता है। अब ये इसको यूज़ करने इसकी इंडिकेशन क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट फ्री अबटमेंट, ठीक है, डिफेक्ट फ्री अबटमेंट होना चाहिए ताकि जो हम लोग एसिड एचिंग करें वो इनेबल इंटैक्ट हो और प्रॉपर बॉन्डिंग हो जाए। दूसरा, अगर कोई सिंगल मिसिंग एंटीरियर टूथ, ये ज़्यादातर हम लोग एंटीरियर टूथ और प्रीमोलर्स में यूज़ कर रहे होते हैं, अगर पोस्टीरियर टीथ में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर इतनी अक्लूजल लोडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेरी यंग पेशेंट में जिनकी केरीज का रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, लो केरीज रिस्क को, और पल्प चैम्बर जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है इतनी ज़्यादा हमें लाइक रिस्टोरेशन जो रिडक्शन जो होती है टूथ की रिडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो पल्प चैम्बर जिसका बहुत ज़्यादा ऊपर होता है उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अबटमेंट विद लेस देन 15 डिग्री इंक्लिनेशन, मतलब अबटमेंट नियरली पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डीप वर्टिकल ओवरलैप। फिर लास्ट जो होता है वो होता है इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स पार्शियल डेंचर। इम्प्लांट जब होता है जब अबटमेंट टूथ प्रेजेंट नहीं हो, लॉन्ग स्पैन ई डेंचरलेस ब्रिजेस हो लेकिन यहाँ पे कोई अबटमेंट टूथ ना हो, तो उसके अंदर तो हम लोग इम्प्लांट यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर डिस्टल अबटमेंट टूथ, जैसे इसके अंदर डिस्टल अबटमेंट टूथ प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। ब्रॉड फ्लैट रिज कॉन्फ़िगरेशन में या फिर सिंगल टूथ की रिप्लेसमेंट में हम लोग इम्प्लांट यूज़ कर रहे होते हैं। हाई केरीज रिस्क पेशेंट या फिर कोई यंग अडल्ट है तो उसके अंदर भी इम्प्लांट सपोर्टेड FPD यूज़ कर रहे होते हैं। अब कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करना है वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर, जैसे कि एज जितनी, जैसे कोई यंगर पेशेंट होता है उसको स्ट्रॉन्गर मटेरियल की ज़रूरत होती है, फॉर एग्जांपल हम लोग मेटल क्राउन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ अक्लूजल लोड, अगर अक्लूजल लोड बहुत ज़्यादा है तो फुल वीनियर क्राउन प्रेफर कर रहे होते हैं, और अगर रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर पर एक कस्प में कोई केरीज है या फिर स्मॉल लीजन है तो उसके लिए हम लोग पार्शियल वीनियर क्राउन यूज़ कर रहे होते हैं।
ठीक है। फिर अपोजिंग टीथ हम लोग डिपेंड करेगा, अगर अपोजिंग टीथ बहुत ज़्यादा, जैसे कि मोलर्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्गर अपोजिंग फोर्सेस आ रही होती हैं। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, एक ऐसे टाइप्स ऑफ मटेरियल होता है, इसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ टेम्प्रेरी क्राउन। ठीक है, हमने डान को प्रिपेयर किया और एज अ टेम्प्रेरी क्राउन जो यूज़ कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। कास्ट मेटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी फिट और फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है और इसमें इसका एक्सीलेंट सक्सेस रेट भी होता है, इसलिए हम लोग मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। कास्ट मेटल जो होता है वो दो टाइप का होता है, ये होता है इंट्राक्रोनल और होता है एक्स्ट्राक्रोनल। इंट्राक्रोनल जैसे हमने पढ़ा था इनलेस और ऑनलेस होते हैं। ठीक है। ज़्यादातर हम लोग इसमें यूज़ करते हैं गोल्ड यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि इसकी फिट और फिनिश होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होती है कि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टूल प्रिपरेशन करनी पड़ रही होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें बेस मेटल अलॉय यूज़ कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोनल रिप्लेसमेंट में जैसे कि पूरा क्राउन रिप्लेस हो रहा होता है, तो जैसे अगर पूरा अगर बहुत ज़्यादा केरियस है तो उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा क्रोनल रिप्लेसमेंट। ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टूथ प्रिपरेशन चाहिए होती है और अगर मार्जिन जैसे अगर हम लोग सब जिंजाइवल मार्जिन रखेंगे तो उसके अंदर पेरियोडल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ठीक है। मेटल सिरेमिक्स जो होते हैं पोर्सलिन फ्यूज मेटल क्राउन्स जो होते हैं ये इसके अंदर ना एस्थेटिक वाइज इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि जो होता है जंक्शन मेटल और सिरेमिक का उसमें मेटल विजिबल हो रहा होता है। ठीक है। इसलिए एस्थेटिक रीज़न में हम लोग उसको सब जिंजाइवल ही रख रहे होते हैं तो उसकी वजह से पेरियोडल प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर जो होता है वो रेजिन वीनियर्स होते हैं, पहले हम लोग यूज़ कर रहे होते थे, अब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते एज आप क्योंकि पोर्सलिन यूज़ कर रहे होते हैं। फिर फाइबर रीइंफोर्स्ड रेजिन होता है, फिर कंप्लीट सिरेमिक्स होता है। कंप्लीट सिरेमिक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी एस्थेटिक होती है लेकिन उसकी जो मार्जिनल फिनिश जो होती है वो बहुत ज़्यादा वर्स होती है और ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है क्योंकि इसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ बहुत कम है तो ये ब्रिटल होता है, तो ये टूट भी जाता है आराम से। अच्छा, तो साइबर्ट ने क्लासीफाई किया रेसिडुअल रिस्क को इन 3 कैटेगरीज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। क्लास 1 क्या होता है, फेशियोलिंगुअल विड्थ की लॉस हो रही होती है, तो ये फेशियोलिंगुअल विड्थ की लॉस हो रही होती है लेकिन जो विड्थ की हाइट होती है वो सेम, वो नॉर्मल होती है। ठीक है। देन क्लास 2 जो होती है वो लॉस ऑफ रिज हाइट, इसमें क्या होता है रिज की जो हाइट होती है वो लॉस हो रही होती है लेकिन जो विड्थ होती है वो नॉर्मल होती है। एंड देन क्लास 3 इसमें क्या होता है बोथ हाइट एंड विड्थ, तो हाइट भी ये विड्थ भी और हाइट दोनों लॉस हो रही होती है। तो हमारे पास एक इसका निमोनिक्स होता है WHO, W इज़ विथ, H हाइट एंड O इज़ लाइक कंबाइन। ठीक है। और क्लास 4 इसने बताया कि ये नॉर्मल रिज होती है। अब जो रिज डिफेक्ट्स होते हैं वो हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं सर्जरी बहुत अच्छा रिजल्ट लेता है। अब इसमें हमारे पास टाइप 1 में क्या यूज़ करते हैं, टाइप 1 जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेपेजॉइडल स्प्रेड थिकनेस फ्लैप यहाँ पे रेस किया। ठीक है। रेस करते हैं, फिर क्या करते हैं जो डोनर टिश्यू जैसे कि पैलेट से ले रहे होते हैं, मोलर रीजन पे हमने ग्राफ्ट उठाया, फिर कनेक्टिव टिश्यू ग्राफ्ट यहाँ पे रखा और फिर उसको सूचर कर दिया। ठीक है। ये होता है हमारे पास टाइप 1 में। और अगर टाइप 2 है तो टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो रेसिपिएंट साइट है उसको स्क्रेप ऑफ करते हैं ताकि इसकी जो एपिथेलियम हो वो रिमूव हो जाए। तो जब एपिथेलियम रिमूव हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्राइएटेड कट बना रहे होते हैं। ठीक है। कट करते हैं, उसको स्लाइस नहीं करते हैं। ठीक है। फिर फुल थिकनेस टिश्यू ग्राफ लेते हैं पैलेट से और फिर इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है। ये जो होता है वो हम लोग उसमें क्लास 2 में कर रहे होते हैं।